हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज है 18 अगस्त 2022 और आज का हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे वो सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले 2 दिन का हम लोगों का लेक्चर नहीं हो पाया था, तो उसको आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उसे भी लेकर के। तो आज सेशन थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि पिछले 2 दिन का भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। 2 दिन नहीं हो पाया था, थोड़ी स्वास्थ्य समस्या हो गई है तो इसी वजह से। तो आज हम तीनों दिन का, आज को लेकर के तीनों दिन का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। देख लेते हैं आज का मोटिवेशन कोड क्या है, उसके बाद ही हम लोग डिस्कस करते हैं। घड़ी को देखो मत, बल्कि वो करो जो घड़ी करती है। बस चलते रहो। टाइम को देख देख करके, कुछ लोग हैं कि टाइम को देख देख करके पढ़ते हैं, अरे चलो 4 घंटे का शेड्यूल था, 4 घंटे पढ़ लिया, ख़त्म। बिल्कुल नहीं। अगर आप घंटा मत देखिए, घड़ी मत देखिए, बल्कि ये देखिए आपका टारगेट कितना था कि मुझे इतने चैप्टर फिनिश करने थे, वो हुआ या नहीं हुआ। अब उसमें आपका चाहे 2 घंटे में क्लियर हो गया हो या 4 घंटे लग रहा हो, वो आपका वो मैटर करता है। तो इसीलिए टाइम तो बहुत ज़रूरी है, टाइम बहुत ज़रूरी, लेकिन हर चीज़ को उसी के अकॉर्डिंग मत करिए। वो करिए जो आपने टारगेट सेट किया है उस हिसाब से चलिए, क्योंकि घड़ी का क्या काम है, चलते रहना चलते रहना। वही आपको भी करना है, चलते रहना है, रुकना नहीं है अपने साथ। तो चलिए सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जा करके फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और इस लेक्चर को तुरंत लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चर्चा में रहा निपम पहल किससे संबंधित है। तो चर्चा में रहा निपम जो है ये किससे संबंधित है, ये आपका है बौद्धिक संपदा से संबंधित है। किससे संबंधित है, बौद्धिक संपदा से। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। निपम, पहले ये जानते हैं कि निपम का फुल फॉर्म क्या है। जैसे ये निपम लिखा हुआ है, तो निपम का फुल फॉर्म है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। लिख दे रही हूँ यहाँ पर, नेशनल इंटेलेक्चुअल पी से हो जाएगा प्रॉपर्टी एंड ए से हो जाएगा अवेयरनेस, एम से हो जाएगा मिशन। तो ये है, तो इसका निपम का मतलब क्लियर हो गया होगा। अगर हिंदी में कहें तो बौद्धिक संपदा जागरूकता, जो कि बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन, ये आपको क्लियर हो गया होगा इतना। तो ये क्या हुआ, 2021 में ये मिशन स्टार्ट हुआ था। तो इसका लक्ष्य क्या था कि 10 लाख छात्रों को क्या करना है, बौद्धिक संपदा जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करना है। ये लक्ष्य रखा गया था, जो हासिल कर लिया गया है। ये 2021 में स्टार्ट किया गया था और ये रखा गया था कि 2022 के लास्ट तक क्या होगा, हम इस मिशन को, इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। कि क्या मिशन था, 10 लाख छात्रों को ट्रेंड करने का, जो कि 15 अगस्त 2022 तक ही क्या हो गया, हासिल कर लिया गया। ये लास्ट तक था कि 2022 के अंत तक हासिल कर लेंगे, लेकिन 15 अगस्त तक ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया गया है, इसीलिए ये चर्चा में था। ये है क्या, ये मिशन है क्या निपम, तो यही था जिसका ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया कि 10 लाख छात्रों को इनके बौद्धिक संपदा और उसका जो अधिकार है उसके बारे में जागरूकता प्रदान करना है। और इसका उद्देश्य जो था, जो उच्च शिक्षा है, यानी क्लास 8 से 12 तक के जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनमें रचनात्मक और इनोवेशन यानी नवाचार की जो भावना है वो पैदा करना, और कॉलेज और जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं उनको उनकी रचनाओं को नया करने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए क्या करना है, प्रेरित करना है। और इसमें जो क्रियान्वयन एजेंसी है वो है बौद्धिक संपदा कार्यालय है, पेटेंट डिज़ाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक कार्यालय है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है। ये इन लोगों के द्वारा क्या है, ये क्रियान्वित की जा रही है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी जो अवधि थी वो 8 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हुई थी और 31 ये जो मतलब इसके लक्ष्य हासिल जो किया गया है, ये कब से कब तक के बीच में हासिल कर लिया गया है, 8 दिसंबर 2021 से 31 जुलाई 2022 की अवधि के दौरान ये हासिल कर लिया गया है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा।
चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक और इससे संबंधित एक क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भारत की रैंकिंग जो है 43 है, भारत की रैंकिंग 43 और फर्स्ट पे जो है वो अमेरिका है। किस में मैंने बताया, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन का शुभारंभ कहाँ किया है। तो ये कहाँ पर किया है, ये किया है मतलब कह रहा है का शुभारंभ किया है। भारत की पहली, वो क्या नाम है उसका, रोशनी नाम है। क्या नाम है, रोशनी नाम है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन का शुभारंभ किया है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है रोशनी। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। चलते हैं इसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं। रोशनी, ठीक है, ये जो रोशनी है ये आपका रोशनी, ये जो रोशनी है ये क्या है, खारा पानी लालटेन है। क्या है, खारा पानी लालटेन है। भारत का पहला खारा पानी लालटेन है जिसे अभी लॉन्च किया गया है। जो एलईडी लैंप को बिजली देने के लिए समुद्री जल का क्या करता है, उपयोग करता है। क्लियर हो गया होगा। और ये सागर अन्वेषिका की यात्रा के दौरान रोशनी नामक अपनी तरह की पहली लालटेन का अनावरण किया गया है, जो तटीय अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा संचालित की जाने वाली एक तटीय अनुसंधान क्या है, पोत है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे होगा क्या, ये जो खारे पानी की लालटेन है वो गरीब जो हैं और जो ज़रूरतमंद हैं, स्पेशली देखा जाए तो भारत के जो 7500 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा के किनारे रहने वाले जो मछली पकड़ने वाले समुदाय हैं, मछुआरे हैं, उनके जीवन में क्या है, सुगमता लाएगी। ये जो खारे पानी का लालटेन है ये देश भर में जो एलईडी बल्ब के वितरण के लिए शुरू की गई योजना थी। कौन से शुरू की गई थी योजना थी, 2015 में स्टार्ट की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था। क्या उजाला योजना, उसको भी ये क्या करेगी, बढ़ावा देगी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो रोशनी लैंप होगा ये ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा पहुंच, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के कार्बन पदचिह्न को क्या करेगी, कम करेगी। ये भी इसका एक उद्देश्य होगा। और इसका उपयोग क्या होगा, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो तकनीकी है, इसका यूज़ भीतरी इलाकों में भी किया जा सकता है जहाँ समुद्री जल उपलब्ध नहीं है। क्योंकि किसी भी खारे पानी या सामान्य नमक के साथ मिश्रित सामान्य पानी का उपयोग जो है वो लालटेन को बिजली देने के लिए किया जा सकता है। ये केवल लागत प्रभावी ही नहीं है बल्कि इसका संचालन भी बहुत ही ईजिली किया जा सकता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छे से, उम्मीद करते हैं। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और माइंड में आ रहा, सौभाग्य योजना कई बार पूछा जा चुका है। ये कब स्टार्ट किया गया था, 2017 में स्टार्ट किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। सहज हर घर बिजली योजना, तो इसका फुल फॉर्म यही है। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में फुटबॉल का यूईएफए सुपर कप 2022 का खिताब किसने जीता है। ये किसने जीता है, तो ये जीता है रियल मैड्रिड ने जीता है। किसने जीता है, रियल मैड्रिड ने जीता है। और किसको हराकर जीता है, तो फ्रैंकफर्ट को हराकर जीता है। फ्रैंकफर्ट को हराकर जीता है किसने, रियल मैड्रिड ने जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर रिवीजन कराऊं तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित होने वाला है, कतर दोहा में होने वाला है। और अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, भारत में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने अगस्तमलाई हाथी रिजर्व की घोषणा की है। तो किस राज्य ने अगस्तमलाई हाथी रिजर्व की घोषणा की है, तो ये किसने की है, तमिलनाडु ने की है। किसने की है, तमिलनाडु ने की है। ठीक है, एक मिनट, तमिलनाडु ने की है। अभी विश्व हाथी दिवस सेलिब्रेट किया गया। विश्व हाथी दिवस कब, ये भी ध्यान रखिएगा, 12 अगस्त। तो इसी अवसर पर जो तमिलनाडु के सीएम हैं, कौन है,
तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन है। तो उन्हीं के द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो तमिलनाडु में जो तिरुनेलवेली जिला है, कौन सा जिला है? तिरुनेलवेली, तिरुनेलवेली जिला है। यहीं पर यहाँ के अगस्तमलाई में किस नंबर का, एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ, किस नंबर का? 5वां, किस नंबर का? 5वां हाथी रिजर्व की घोषणा की है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है ये पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। ये अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। और कहाँ पर? इधर केरल है और इधर तमिलनाडु है, तो ये दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये तमिलनाडु और केरल में क्या है? फैला हुआ है और करीब 3500 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र को ये कवर करता है। इतना आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा ये मतलब 1828 समथिंग वर्ग किलोमीटर केरल में है और 1672 समथिंग जो है ये तमिलनाडु एरिया को ये कवर करता है। और अगर ये जो है यहाँ पर 2254 समथिंग जो पौधों की प्रजातियों का ये घर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगस्तमलाई की बात करें तो अगस्तमलाई जो है ये अगस्तमलाई भारत में 18वां बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये 18वां बायोस्फीयर रिजर्व भारत का है और 9वां यूनेस्को नेटवर्क में शामिल है, 9वां यूनेस्को नेटवर्क में शामिल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम हाथी की आबादी तमिलनाडु में देखें तो तमिलनाडु में हाथी की आबादी 2791 है। कितना है? 2791 है तमिलनाडु में। और यहाँ पे जैसे तमिलनाडु में अन्नामलाई है, श्रीविल्लीपुत्तुर है, कोयम्बटूर है, यहाँ पर जंगली हाथियों की आबादी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। और एक क्वेश्चन और माइंड में आ रहा है, ये भी आप लोग रिवीजन कर लीजिए फटाफट कि उच्च शिक्षा में 100% NAP लागू करने की घोषणा किसके द्वारा की है? गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उन्हीं के द्वारा। तो गोवा में 100% NAP लागू करने की घोषणा, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये आपको ध्यान रखना है। और प्री प्राइमरी लेवल पर ये भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि प्री प्राइमरी उस पर लागू करने वाला कौन सा राज्य है NAP को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के सरकारी व निजी स्कूलों के 1 करोड़ बच्चों ने देशभक्ति गीतों का सामूहिक गान कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो ये कहाँ पर ऐसा है? राजस्थान में ये 1 करोड़ बच्चों ने देशभक्ति गीतों का सामूहिक मतलब सामूहिक गाना गा करके विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है 15 अगस्त 2022 को, 15 अगस्त 2022 को। ये तो जैसे सारे जहाँ से है, अच्छा हम होंगे कामयाब, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, तो ये सारे गाने गा करके सामूहिक गान करके विश्व रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित किया। कहाँ पर? राजस्थान। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान जब आया ही है तो इससे संबंधित और भी क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेते हैं। जैसे चिरंजीवी योजना जो कि पहले 5 लाख थी, इसको बढ़ा करके 10 लाख कर दी गई है। स्वास्थ्य बीमा योजना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और जैसे कि सबसे ऊंचाई पर IPD मेडिकल टावर कहाँ पर? राजस्थान के जयपुर में। बोमा तकनीकी जो हाल ही में चर्चा में थी, ये किसकी है? अफ्रीका की बोमा तकनीकी है जो कि केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर, ये से संबंधित न्यूज़ है। तो थोड़ा सा याद दिला दे रहे हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ ऐसा संबंधित आपने कुछ पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी की है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि हाल ही में किस देश ने टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी की है? तो किसने की है? ये की है भारत ने। किसने की है? भारत ने की। शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है। और हुआ कहाँ है ये सम्मेलन? ये हुआ है रूस के व्लादिवोस्तोक में हुआ। कहाँ? रशिया के व्लादिवोस्तोक में हुआ है। और मेजबानी भारत कर रहा है, मेजबानी भारत कर रहा है। और इसमें टोटल टाइगर रेंज देशों में टोटल 13 देश शामिल है, जिसमें भारत भी शामिल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब टाइगर से संबंधित क्वेश्चन आया ही है तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं T x 2 अवार्ड। T x 2 अवार्ड इस बार किसे दिया गया था? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को।
सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया था। और लास्ट टाइम किसे दिया गया था? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत को दिया गया था। कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो कुल 53 है, कुल 53 है। और नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? गुरु घासीदास है। ये भी आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ का, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जानी मानी शख्सियत सुबन्ना का हाल ही में निधन हो गया है। सुबन्ना का हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन थे? ये पार्श्व गायक थे, कन्नड़ पार्श्व गायक, कन्नड़ पार्श्व गायक थे। तो ये पहले ऐसे कन्नड़ सिंगर थे जिसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अभी एक लोगों का निधन हुआ था, क्या नाम है इनका? बुल मार्केट कहलाते थे, जिनका राकेश झुनझुनवाला, क्या नाम था उनका? राकेश झुनझुनवाला। उनका भी निकल, शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक थे राकेश झुनझुनवाला, उनका निधन हो गया है, जो 62 वर्ष के थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू होगी? तो कहाँ पे शुरू होगी? कोलकाता में शुरू होगी। कहाँ पे? हुगली नदी, हुगली नदी, कोलकाता में हुगली नदी में शुरू होगी। और कोलकाता ये जो है दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्या है? हेडक्वार्टर है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का ये क्या है? हेडक्वार्टर है, यानी मुख्यालय है। चलिए, ये तो लास्ट थोड़ा साइड का क्वेश्चन हो गया। हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा जो है कोलकाता की हुगली नदी में स्टार्ट की गई है। और ये 2023 में क्या होगी? स्टार्ट होगी। 2023 में ये स्टार्ट होगी। और क्यों बनाई जा रही है ये? मतलब अंडर वाटर क्यों बनाई जा रही है? तो ये जो हावड़ा स्टेशन है उस पर जो दबाव पड़ रहा है, हावड़ा स्टेशन पर जो दबाव पड़ रहा है उसको कम करने के लिए ये की जा रही है। और इसकी जो लंबाई होगी वो 16.55 किलोमीटर होने वाली है। और पानी के नीचे इसकी कितनी होगी? 10.8 किलोमीटर होगी। इतना आपको ध्यान रखना है। कुल कितने रेलवे जोन है ये बताइए? तो टोटल कितने रेलवे जोन है? 18 रेलवे जोन है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये किस नदी पर बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ? ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो कि सदिया से धुबरी। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये गंगा नदी पर है, प्रयागराज हल्दिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरुणाचल प्रदेश में निर्माणाधीन तीसरे हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया है? डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है। क्या रखा गया है? डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है। ये अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर? ये अरुणाचल प्रदेश का कौन सा तीसरा हवाई अड्डा है? जो कहाँ पर? जो अरुणाचल की जो राजधानी है क्या है? ईटानगर है। ईटानगर, वहाँ पर ये क्या है? ये यमही निर्माणाधीन है, जो कि क्या नाम रखा गया? डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। वहाँ के अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू। उन्होंने ही इसका क्या किया है? ये मतलब उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की जहाँ ये सारा डिस्कस किया गया है। ये आपको क्लियर हो गया। और इस हवाई अड्डे में जो मतलब लागत रखी गई है वो 645, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितनी लागत रखी है, बस आपको एक बता दे रहे हैं, माइंड में वो सेट होना चाहिए। बाकी कुछ है ये खास नहीं है कि कितना लागत रखा गया है, ये सब मैटर नहीं करता है। बस आपको इतना ध्यान रखना कि कहाँ पर है, क्या नाम है, ये ध्यान रखना है। और इसमें जो है 8 चेक इन काउंटर हैं। एक बार जब ये चालू हो जाएगा तो 2300 मीटर के रनवे के साथ राज्य का पहला हवाई अड्डा होगा। 2300 मीटर के रनवे के साथ राज्य का पहला हवाई अड्डा होगा, जो सबसे बड़े यात्री विमानों में से एक बोइंग 747 की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए उपयुक्त होगा। और वर्तमान में पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखा जाए तो 15 परिचालन हवाई अड्डे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 15 हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मेरे ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। हाल ही में रामसर सूची में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रामसर सूची में 11 आर्द्र भूमि शामिल हो गए हैं। भारत में अब रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है? 75। पहले 49 था, 49 से बढ़ा तो कितना हुआ? 54 हुआ। फिर इसमें 10 ऐड हुआ, फिर कितना हुआ? 64 ऐड हुआ, मतलब बढ़ गया। फिर इसमें 11 ऐड हुआ, फिर हो गया 75। कितने? मतलब
ये देखते हैं, चलिए कवर करते हैं इसको कि ये जो भारत में अभी स्वतंत्रता का 75वां आज़ादी के वर्षगांठ मनाई गई, 75वां मनाया गया। तो इसमें ये लक्ष्य रखा गया था कि हमें यहाँ तक 75 रामसर स्थल को बनाना है, तो जो कि लक्ष्य हासिल कर लिया गया और इसमें 11 और आर्द्रभूमि शामिल हो गई। और इन 11 में जो 11 अभी ऐड की गई हैं, तो ये पूछा जा सकता है कितने हुई या कितनी ऐड हुई, तो 11 ऐड हुई हैं अभी हाल ही में, जिसमें सर्वाधिक कहाँ है, कहाँ ऐड की गई, तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में 4, ओडिशा में आपके 3, जम्मू कश्मीर में आपके 2, एमपी में और महाराष्ट्र में, एमपी में 1, महाराष्ट्र में 1। तो इस तरीके से 11 इसमें ऐड की गई हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये 1971 में ईरान के रामसर संधि हुई थी, वहीं पर हस्ताक्षर किया गया था, तो उसमें भारत भी हस्ताक्षरकर्ता में से एक है। और भारत ने 1 फरवरी 1982 में इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो 1982 से 2013 के दौरान रामसर सूची में, स्थलों की सूची में 26 स्थल को जोड़ा गया और 2014 से 2022 तक देश की इसमें रामसर स्थल की सूची में 49 नए स्थल क्या हैं, जोड़े गए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा आर्द्र स्थल कहाँ पर जोड़े हैं, तो तमिलनाडु में है, जो कि जोड़े गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। और तमिलनाडु के बाद कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश है। तमिलनाडु में संख्या अधिकतम है और उत्तर प्रदेश में ये जो है 10 है और तमिलनाडु में 14 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी जो जोड़ा गया है 11, उसको आप लोग देख लीजिए फटाफट, मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए। जैसे ओडिशा में जोड़ा गया है, कौन सा झील है, तामपारा झील है। ओडिशा में तामपारा झील है, ओडिशा में है। ओडिशा में एक और है, हीराकुंड झील है, क्लियर। ओडिशा में असुम्पा झील है, ओडिशा में एक और है, असुम्पा झील है, ठीक है, ये 3 हो गया। मध्य प्रदेश में यशवंत झील है, मध्य प्रदेश में यशवंत झील है। अब आते हैं तमिलनाडु का। तमिलनाडु में है चित्रगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य। दूसरा क्या है, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। और थर्ड क्या है, वडूवुर पक्षी अभ्यारण्य। फोर्थ क्या है इसमें, कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य। महाराष्ट्र में है थाड़े क्रीक, महाराष्ट्र में एक है जो है थाड़े क्रीक, अरे गलत हो गया, 1 मिनट। महाराष्ट्र में है थाड़े क्रीक। और जम्मू कश्मीर में 2 है, जो कि एक है हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और एक है शालबुग। कई बार रिवीजन करा देंगे, हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मैंने सारा आपको रिवीजन करा दिया। अब रामसर स्थल होता क्या, तो यह वह नमभूमि होती है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जाता है और यूनेस्को द्वारा 2 फरवरी 1971 में विश्व की आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि 1975 में क्या हुआ था, लागू हुआ था। तो सारे इससे संबंधित हमने फैक्ट आपको डिस्कस कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में चरखा चाक उत्सव का शुभारंभ किया गया है। तो ये चरखा चाक उत्सव जो है ये कहाँ पर शुभारंभ किया गया है, ये किया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ किया गया है ये चरखा चाक उत्सव जो है ये किया गया है मध्य प्रदेश में। तो चलिए देख लेते हैं। मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड माटी कला बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में ये गौहर महल में, कहाँ पर किया गया, ये ध्यान रखिएगा नाम गौहर महल में चरखा चाक उत्सव का शुभारंभ किया गया। किसके तत्वाधान में, मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड और माटी कला बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में ये किया गया है। और ये जो मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो जितेंद्र लिटोरिया हैं, उन्होंने किया है। और ये 28 अगस्त 2022 तक ये चलेगा, ये उत्सव 28 अगस्त तक चलने वाला है।
और हथकरघा, इसमें क्या होगा, जो हथकरघा बुनकर हैं उनके द्वारा जो परंपरागत चरखा है उसके माध्यम से सूत बनता है। ठीक है, ये जो हथकरघा बुनकर हैं, हथकरघा बुनकर ये चरखा के माध्यम से क्या करते हैं, सूत काटते हैं और इससे क्या बनता है, कपड़ा बनता है। तो इन कपड़ों को क्या करना है, मार्केट उपलब्ध कराना है। मार्केट मतलब बाजार उपलब्ध कराना है। क्लियर, इनके कपड़ों को क्या करना, प्रोत्साहित करना है इस उत्सव के तहत। तो ये इसका क्या है, उद्देश्य है। अब जो गौहर महल आया है, ये जो है नाम आया, तो ये गौहर महल मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के बड़े तालाब के किनारे VIP रोड पर शौकत महल के पास क्या है, स्थित है। यह क्या कहते हैं उसको, 3 मंजिला भवन का जो निर्माण है वो भोपाल राज्य की जो तत्कालीन शासिका नवाब कुदसिया बेगम, क्या नाम था उनका, कुदसिया बेगम, इन्होंने 1820 में कराया था और ये वास्तुकला का बहुत ही खूबसूरत नमूना माना जाता है। कुदसिया बेगम का नाम गौहर भी था, इसीलिए इस महल को गौहर महल के नाम से जाना जाता है। और यह महल भोपाल रियासत का पहला महल है। इसकी खासियत है कि इसकी सजावट जो है भारतीय और इस्लामिक वास्तुकला को मिलाकर की गई थी और ये हिंदू और मुगल काल का अद्भुत संगम है। तो ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है। चलिए ठीक है, अनावरण कर लिया है तो देख लेते हैं। और अनावरण किया है तो ये कहाँ पर किया है, तो ये किया, एक मिनट, कहाँ किया है, जोधपुर में किया है। एक मिनट देख लूँ चल रहा है, हाँ नहीं तो इतना मेहनत करो फिर। चलिए, वीर दुर्गादास राठौर का प्रतिमा का अनावरण किया, कहाँ किया, जोधपुर में किया है। ठीक है, अब ये जो इनकी जो दुर्गादास राठौर है, इनकी अभी 385 नंबर की जो जयंती है उनकी जयंती पर इसका अनावरण किया गया है। तो चलिए ठीक है, ये जो हैं दुर्गादास राठौर, ये हैं कौन, ये हम लोग देख लेते हैं। तो 17वीं शताब्दी में महाराजा जसवंत सिंह थे, तो उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो वीर दुर्गादास ये जो राठौर थे, इन्होंने ही अपने ही दम पर मारवाड़ यानी कि जोधपुर में राठौर वंश के शासन को बनाए रखा था। ये जो दुर्गादास राठौर हैं, ये 13 अगस्त 1638 से 22 नवंबर 1718 यानी 17वीं सदी में जसवंत सिंह के निधन के बाद मारवाड़ में राठौर वंश को बनाए रखने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। और यह करने के लिए इन्हें किससे चुनौती लेनी पड़ी थी, औरंगजेब से। किससे, औरंगजेब से लेनी पड़ी थी, तो ध्यान रखिएगा, तो ये ध्यान रखना है। और इनके जो पिता थे आस्करन, वे राठौर महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे। इन्हें विशेष सैनिक का दर्जा मिला हुआ था। इनकी मां का नाम नेत कंवर बाई था। दुर्गादास का पालन पोषण लुनावा नाम के गांव में हुआ था। ये सब मैंने आपको बता दिया है। 81 वर्ष की उम्र में दुर्गादास की मृत्यु शिप्रा के तट पर उज्जैन में हुई थी और लाल पत्थर में उनकी छतरी अभी भी चक्रतीर्थ उज्जैन में बनी हुई है, जो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं और राजपूतों के लिए एक क्या है, ये तीर्थ है। तो इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये जो प्रतिमा स्थापित की गई जिसका इन्होंने अनावरण किया है, ये अष्टधातु निर्मित है और अश्व सवार प्रतिमा, ये तो आप ये देख ही रहे हैं, अश्व सवार प्रतिमा है, ये भी आपको ध्यान रखना। और कहाँ स्थापित किया गया, एग्जैक्ट सालवा कला गांव में स्थापित किया गया है, यानी जोधपुर के अंदर मारवाड़ में ये स्थापित की गई है या अनावरण की गई है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। चलिए और रिवीजन करा देते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा में प्रतिमा कहाँ है, बिहार के बोधगया में। स्टैचू ऑफ नॉलेज भीमराव अंबेडकर जी की है, लातूर महाराष्ट्र में। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद संत रामानुजाचार्य की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस के वेरिएंट का नाम क्लेड्स 1, क्लेड्स 2A, 2B का नाम दिया है? तो किसका दिया है, मंकी पॉक्स का दिया है। मंकी पॉक्स का वेरिएंट का नाम इन्होंने क्लेड्स 1, क्लेड्स 2A, 2B दे दिया है। अब चलिए मंकी पॉक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। मंकी पॉक्स का स्थानिक बीमारी ये कहाँ की है, नाइजीरिया की है। स्थानिक बीमारी कहाँ की है, ये नाइजीरिया की है। क्लियर। और ये सबसे
उसके बाद ये पहला मामला इसका कहाँ देखने को मिला, 2022 में इंग्लैंड में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, इंग्लैंड में। भारत में ये कहाँ देखने को मिलता है, भारत में पहला मामला इसका केरल में आता है और पहली मौत इसकी केरल में ही होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इतना मैंने आपको बता दिया है। WHO के द्वारा, WHO ने इसको क्या घोषित किया है, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है इसको, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये मंकी पॉक्स से जो है, मंकी पॉक्स ये किसकी तरह है, ऑलरेडी हम लोगों ने कई बार इसको डिस्कस किया, चेचक की तरह है। ये किसकी तरह है, चेचक की तरह है। इसका जो वेरिएंट है, इसको इसने क्या किया है, ये इसके वेरिएंट जो हैं क्लेड्स 1 जो कांगो बेसिन में जो वेरिएंट पाए गए हैं उसका नाम रखा गया है फर्स्ट, और जो पश्चिमी अफ्रीका में पाए गए हैं, पश्चिमी अफ्रीका में उसका क्या नाम रखा गया है, सेकेंड A, सेकेंड B। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य का आदिवासी बहुजिला मंडला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है, तो मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य का आदिवासी बहुल जिला मंडला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है, तो मध्य प्रदेश। मंडला 2020 में क्या हुआ था, एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। 2020 में मंडला में एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, उसका नाम था निरक्षरता से आज़ादी कार्यक्रम। क्लियर। और ये निरक्षरता से आज़ादी कार्यक्रम, तो ये मंडला ऐसा पहला जिला है जहाँ पर ये कार्यात्मक रूप से ये ऐसा जिला बन गया है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है। और अगर देखा जाए कि सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, केरल, और सबसे कम साक्षरता कहाँ पर, बिहार में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, क्वेश्चन मध्य प्रदेश से एक और आ रहा है कि प्रमाणित हर घर, पहला ऐसा कौन सा जिला है जो प्रमाणित हर घर वाला जिला बन गया है, तो मध्य प्रदेश का ही जिला है और उसका नाम है बुरहानपुर। ये भी मैंने डिस्कस करा दिया आपको। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो ये कहाँ के बने, केन्या के बने। ये हैं विलियम रूटो। केन्या कहाँ की, ये केन्या की राजधानी नैरोबी है, और नैरोबी नाम लिया तो आपको याद आ जाना चाहिए ये कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, ये यूनेप का क्या है, हेडक्वार्टर है। और इसका गठन जो हुआ था 5 जून 1972 को हुआ था। 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चर्चा में रही गार्डा झील किस देश में स्थित है, चर्चा में रही गार्डा झील किस देश में स्थित है, तो कहाँ पर है, ये इटली में है। इटली में एक नदी है, पो नदी, जो कि इटली की गंगा नदी कहलाती है। तो ये क्या कर रही है, ये पो नदी सूखने के कगार पर है, मतलब ये जो है इसका जलस्तर जो है वो कम हो रहा है, जलस्तर इसका कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि इटली में क्या है, भीषण सूखा पड़ा हुआ है। तो ये जो गार्डा झील है, तो इसमें पानी कम हो रहा है, तो इस सूखने से बचाने के लिए इस गार्डा झील के जो पानी है उसको यहाँ पर डाला जा रहा है, पो झील में, पो नदी में डाला जा रहा है। तो इसीलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये जो पो नदी है, ये यहाँ के धान की खेती के लिए यहाँ पर जरूरी है। तो इसीलिए क्या किया गया है, ये चर्चा में है, ये आपको ध्यान रखना है। और विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, अगर आपसे पूछा जाए तो कैस्पियन सागर। और सबसे लवणता युक्त वाली झील कौन सी है, तो वान झील। और वान झील कहाँ स्थित है, टर्की में स्थित है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिटॉल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है, तो कहाँ पर पहल की गई, ये है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के CM कौन है, पुष्कर धामी है, कई बार बता चुके हैं, अब तो रट गया होगा, पुष्कर धामी है। तो ये उत्तराखंड में स्टार्ट की गई है। क्यों स्टार्ट की गई है, प्राथमिक स्कूलों में स्टार्ट की गई है। अब नाम से ही पता चल रहा है क्यों स्टार्ट की गई है, मतलब क्या स्टार्ट, तो स्वच्छता उद्देश्य है, ये स्वच्छता को बढ़ावा देना, यही इसका क्या है, उद्देश्य है। ये किसके साथ समझौता किया गया, रैकेट कंपनी के साथ समझौता किया गया है,
तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने अभी पूछा था कि प्राइमरी स्तर पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की गई है कहाँ पर, तो बता दे रही हूँ उत्तराखंड में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान कर रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 से 25 नवंबर 2022 तक सुल्तान अजलन शाह कप अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो किस देश में किया जा रहा है? ये किया जाएगा कहाँ पर? मलेशिया में। मलेशिया में किया जाएगा। ठीक है, और 2019 में पिछली बार जब आयोजित किया गया था तो उसमें विजेता कौन था? वो था साउथ कोरिया था। कौन था? साउथ कोरिया विजेता था। और सर्वाधिक बार जो विजेता इसमें रहा है वो कौन रहा है? सर्वाधिक बार कौन विजेता रहा है? वो रहा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? और इस बार जो आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये जो चलेगा 16 से 25 नवंबर 2022 मलेशिया में किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ और रिवीजन करते हैं कि जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ हुआ? तो बर्मिंघम में हुआ, जिसको बर्मिंघम 2022 भी कहा जाता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ, जिसमें सिल्वर मेडल किसके द्वारा जीता गया था? नीरज चोपड़ा के द्वारा, जो कि गोल्डन बॉय कहे जाते हैं। नीरज चोपड़ा के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया था। ठीक है, और किस में? भाला फेंक में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? चर्चा में रहा उपग्रह जो ट्रैकिंग पोर्ट इवांग वांग 5 किस देश से संबंधित है? तो ये किस देश से संबंधित है? ये आपका है चाइना से संबंधित है। किससे संबंधित है? चाइना से संबंधित है। नाम से ही पता चल जा रहा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? चाइना से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये जो इसका जो ये उपग्रह ट्रैकिंग पोत है, ये श्रीलंका का एक बंदरगाह है। श्रीलंका का बंदरगाह है, बंदरगाह हम्बन टोटा, उसी पर ये क्या है? यहीं पर ये लंगर डालेगा और इससे अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, ये चीन का मानना है। तो यहाँ पे भारत के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई थी कि ये पहले ही ये लंगर डालने वाला था, लेकिन लेट हुआ क्योंकि भारत के द्वारा आपत्ति जताई जा रही थी। क्यों? इसका कहना है चीन का कि एक अनुसंधान पोत है। इसका कहना है ये एक अनुसंधान पोत है, लेकिन भारत का है मानना है कि ये जासूसी पोत है, कि ये जासूसी पोत है और कुछ नहीं है। तो भारत अपना सुरक्षा चिंता के कारण अपना आपत्ति मतलब चिंता जता रहा है, व्यक्त कर रहा है कि ये उपग्रह ट्रैकिंग करने वाला है, ये चीनी पोत है ये। ठीक है, तो ये इसका है, तो इसीलिए ये क्या कर रहा है? ये यहाँ पे लेट हुआ, इसीलिए चर्चा में आया हुआ है कि ये 22 अगस्त तक अब वहाँ पे रहेगा। पहले ये 11 अगस्त समथिंग ये लंगर डालने वाला था, लेकिन अभी ये लेट हो गया था, तो ये इसलिए चर्चा में बना। तो ये आपको ध्यान रखना। भारत आपत्ति जता रहा है कि जासूसी पोत है, लेकिन उसका कहना नहीं, ये अनुसंधान जहाज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात है किस देश की नौसेना को पहली बार डोनियर क्या कह रहा है? भारत ने किस देश की नौसेना की पहली बार डोनियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो भारत ने किसको किया है? श्रीलंका को सौंपा है। और ये जो डोनियर ये किसके द्वारा निर्माण किया गया है? HAL द्वारा विनिर्मित किया गया है। HAL द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये भारत ने किसको सौंपा है? तो ये श्रीलंका को दिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धने हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये क्या हुआ था? विश्व में पहली बार किडनी का सफल और स्थायी प्रत्यारोपण कब हुआ था? 1954 में हुआ था, 1954 में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में डॉक्टर जोसेफ मेरे द्वारा हुआ था। और इसी के कारण इनको 1990 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय अंगदान पूछ ले कब मनाया था? तो 27 नवंबर। ये प्रतिवर्ष विश्व अंगदान है। और राष्ट्रीय अंगदान पूछे, ये विश्व अंगदान है, और राष्ट्रीय अंगदान पूछे तो 27 नवंबर। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता दिवस 2022 पर कौन सी तोप पहली बार लाल किले पर 21 तोपों की सलामी का हिस्सा बनी है?
तो ये कौन सी है? ATAG है। कौन सी है? ATAG है। तो चलिए इसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने बताया ही, आज कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 76वां मनाया गया कि 75वां, क्योंकि 75वां इतना बार बार बोला जा रहा है 75वें। तो वर्षगांठ इसकी मनाई जा रही है। हमारी आज़ादी को 75 साल पूरे हो चुके हैं, तो वर्षगांठ जो मनाई गई वो 75वीं थी, लेकिन हम लोग 76वें में पहुंच चुके हैं। 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और जो बीत गई वो 75 साल। तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्षगांठ 75वें, 76वां स्वतंत्रता दिवस हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। ठीक है, तो ये सब अगर इसमें ये पूछा जाए कि जो मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री, इन्होंने कितनी बार तिरंगा फहराया? तो 9 बार। कितनी बार? 9 बार। और सबसे ज़्यादा बार कौन तिरंगा फहराया है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे ज़्यादा बार तिरंगा फहराया गया है। चलिए, तिरंगा आ गया है नाम। तो तिरंगा जो है ये कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 22 जुलाई 1947। ये भी ध्यान रखना है। तो ये जो होवित्जर तोप है, कहाँ गया ये? ATG, इसको होवित्जर, एक मिनट, होवित्जर तोप, होवित्जर तोप, ये 21 तोपों ने, होवित्जर तोप के 21 तोपों ने तिरंगे को पहली बार सलामी दी। आज़ादी के बाद 75 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि तिरंगे को जो दी जाने वाली 21 तोपों की सलामी है, 21 गन सैल्यूट में मेड इन इंडिया आर्टिलरी गन का इस्तेमाल किया गया। मेड इन इंडिया आर्टिलरी गन का इस्तेमाल किया गया। और पहली बार स्वदेशी होवित्जर तोप, पहली बार स्वदेशी होवित्जर तोप ATAG, इसी का नाम है ATAG, मतलब होवित्जर तोप ATAG 21 तोपों की सलामी का हिस्सा बनी। और ये किसने विकसित की? DRDO ने। किसने विकसित की? DRDO ने विकसित की। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस समारोह के दौरान जो उन्नत टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAG है, मतलब जो ATAG, इसका फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, एक मिनट। एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का इस्तेमाल पारंपरिक ब्रिटिश मूल के 25 पाउंडर्स आर्टिलरी गन के साथ किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मतलब इसका नाम जो है ये है, एक मिनट, इसका नाम ATAG है, सेकेंड नाम होवित्जर तोप। और इसकी जो क्षमता है वो कितनी क्षमता है? 15, एक मिनट, इसकी जो क्षमता है वो एक मिनट, 155 × 52 mm कैलिबर है और DRDO द्वारा हुआ। और लंबी दूरी की इसकी मारक क्षमता, ये पूरा आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2022 में फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप, क्या कह रहा है कि अगस्त 2022 में फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण किस देश के फुटबॉल महासंघ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है? तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। तो किसको कर दिया? भारत को कर दिया। क्यों कर दिया इसको चलिए समझते हैं। इसमें क्या है, भारत को क्या करना था? भारत को 11 से 30 अक्टूबर के बीच फीफा प्रतियोगिता की मेजबानी करनी थी। तो ये 85 साल के इतिहास में, 85 ईयर्स के इतिहास में पहला ऐसा अवसर है जब फीफा ने AIIF पर क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया है। क्यों कर दिया है? तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें क्यों किया है? तो इसकी ये ऐसा तुरंत नहीं हुआ, सडन नहीं हुआ। इसकी शुरुआत तो दिसंबर 2020 में ही शुरू हो गई थी। बैन की ये जो कहानी थी 2020 में ही शुरू कर दी गई थी। कैसे की गई थी? क्या मैटर था? तो ये जो प्रफुल्ल पटेल थे उस समय क्या अपना तीसरा कार्यकाल समाप्त होने के मतलब क्या था कि
प्रफुल्ल पटेल उस समय थे AIIF के अध्यक्ष थे प्रफुल्ल पटेल। जब ये तीसरा कार्यकाल अपना समाप्त हो रहा था, उसके बावजूद भी ये अपने अध्यक्ष पद से नहीं हटे। उस समय ये उच्चतम न्यायालय में 2017 से लंबित मामले का सहारा लेकर के नए संविधान को लेकर मसला सुलझने तक चुनाव कराने से इनकार कर रहे थे। तो जबकि खेल संहिता का जो नियम है उसके अनुसार ये माना जाता है कि किसी भी राष्ट्रीय खेल संघ में कोई व्यक्ति अधिकतम कितने साल तक रह सकता है, 12 साल तक रह सकता है। लेकिन प्रफुल्ल पटेल वो अवधि पूरा करने के बाद भी अध्यक्ष पद पर बने रहे। तो यही मैटर था कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और हस्तक्षेप की मांग की गई। और जब हस्तक्षेप की मांग की गई तो फीफा ने मामले में तीसरे पक्ष की दखलंदाजी आई। और तीसरा पक्ष जब आ जाता है, तीसरे पक्ष का जब हस्तक्षेप आ जाता है तो यह फीफा के नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या किया गया, AIIF का क्या कर दिया गया, यहाँ पे इसको निलंबित कर दिया गया यहाँ पर। तो इसलिए ये पूरा मैटर आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, भारत में 16 अगस्त 2022 को नवरोज उत्सव मनाया गया, या किस धर्म से संबंधित है? तो ये किस से संबंधित है? ये संबंधित है आपका किससे? पारसी धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये जो नवरोज है ये नया दिन होता है। एक मिनट यहाँ छोटा कर लो थोड़ा सा। हाँ, नया दिन, नवरोज, नव वर्ष का पहला दिन, इनके हिसाब से नव वर्ष का पहला दिन, शहंशाही कैलेंडर। और नवरोज जो है ये 2009 में अमूर्त धरोहर की सूची में शामिल किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? ब्रिटेन है। ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश ब्रिटेन है। इसमें ब्रिटेन जो है, ये जो ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी 18+ वर्ष के जो नागरिक हैं, 18+ वर्ष के नागरिक प्लस जो क्या है 50 वर्ष प्लस के लिए बूस्टर डोज। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये ओमिक्रॉन जो है कोविड-19 का क्या है? वेरिएंट है। कोविड-19 का वेरिएंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किसके द्वारा बनाई गई है, विकसित की गई है? मॉडर्ना कंपनी के द्वारा। मॉडर्ना वैक्सीन को मंजूरी दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य और यूटी में 15 अगस्त 2022 से ग्राम रक्षा गार्ड योजना लागू की गई है? तो कहाँ पर की गई है? ये जम्मू कश्मीर में की गई है। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं, वो क्या नाम है उनका? मनोज कुमार सिन्हा। क्या नाम है उनका? मनोज सिन्हा, उन्हीं के द्वारा ये की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो नाम से ही पता चल रहा है, रक्षा गार्ड है। तो जो सीमावर्ती गांव उन्हीं को सुरक्षित, सीमावर्ती जो गांव है वे खुद को सुरक्षित महसूस कर सके, इसीलिए ये रक्षा गार्ड योजना वहां पे स्टार्ट की गई है। चलिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डूरंड कप का 131वां सत्र 16 अगस्त 2022 को किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो पश्चिम बंगाल, मणिपुर और असम में आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो है डूरंड कप में ये ध्यान रखना कौन सा सत्र? 131वां है। और इसमें 20 टीम खेलने वाली हैं। कितनी? 20 टीम खेलने वाली हैं। और कहाँ कहाँ हो रहा है ये ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और असम। हो सकता है 4 नाम दे दे, पूछ ले इनमें से कौन सा नहीं है, ये 3 आपको ध्यान रखना है। और ये डूरंड कप जो है ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल प्रतियोगिता है। जो शुरू कब की गई थी? ये 1888 में की गई थी। और इसका पहला संस्करण कहाँ हुआ था? ये हुआ था हिमाचल प्रदेश में। कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश में। ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये आपको मतलब ये टोटल कितने राज्य में होंगे? 3 राज्य में होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली बात ये ध्यान रखना, मेलबर्न है यानी ऑस्ट्रेलिया में, ये आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में ये हर बार आयोजित होता है। इसका नाम ही यही है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, यानी कि हर बार कहाँ आयोजित होती है? ऑस्ट्रेलिया में। हमेशा हर बार आयोजित होती है। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन क्या बनने वाला है? बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, एक मिनट, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म तो दिया है, तो बेस्ट फिल्म 83 है, बेस्ट फिल्म
83 है। बेस्ट एक्टर कौन है? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह किस मूवी के लिए मिला है? 83 के लिए ही मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? शेफाली शाह। शेफाली शाह को मिला है। किसके लिए मिला है शेफाली शाह को? जलसा के लिए मिला है, जलसा मूवी के लिए मिला है। तो ये तीनों फैक्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर रखना है। क्लियर? और ये जो 83 मूवी है वो 1983 के वर्ल्ड कप पर बनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर ये पूछ ले कि लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड किसे मिला है? लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड तो वो अभिषेक बच्चन को मिला है। क्लियर? और नेशनल फिल्म अवार्ड सर्वश्रेष्ठ एक्टर का किसे मिला था? ये रिवीजन करा रही हूँ, ये इससे संबंधित नहीं है। नेशनल फिल्म अवार्ड सर्वश्रेष्ठ एक्टर तो अजय देवगन और सूर्या को, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित मंथन मंच का शुभारंभ किया है? क्या कहा मैंने कि क्वेश्चन फिर से पढ़ रही हूँ, किसने सतत विकास लक्ष्य से संबंधित मंथन मंच का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? ये किसने किया है? ये किया है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। ठीक है, तो वो कौन है? अजय कुमार सूद प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। ये अजय कुमार सूद के द्वारा मंथन मंच का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, ये क्यों किया गया है? तो नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। क्यों किया गया है? नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसका जो फोकस होगा किस पर होगा? नाम से ही पता चल रहा है, एसडीजी पर होगा। फोकस किस पर होगा? एसडीजी पर रहेगा। एसडीजी कितने हैं? 17 विकास लक्ष्य हैं हमारे। तो ये कब स्टार्ट किया गया था? 2015 में स्टार्ट किया गया था। कब तक रखा गया है लक्ष्य? 2030 तक रखा गया है, 2015 से 30। क्लियर? और अजय कुमार सूद के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, ये भी क्लियर हो गया। लास्ट आज का है, स्कॉटलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां पीरियड्स के प्रोडक्ट्स को मुफ्त में उपलब्ध कराए जाने को लेकर के कानून लागू हो गया है। ये क्लियर हो गया होगा। क्या कह रहा है कि ये जो है स्कॉटलैंड दुनिया के ऐसा पहला देश बन गया है जहां पर ये पीरियड्स के प्रोडक्ट को मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए क्या है? कानून लागू हो गया है। क्लियर? मतलब ये जो विधेयक, इससे संबंधित जो विधेयक था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये जो विधेयक है ये 2020 में ही सर्वसम्मति से पारित किया गया था। और ये जो नया कानून है इसके तहत जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है या जो स्थानीय सरकारी निकाय हैं, वहाँ इन सभी के लिए ये अनिवार्य हो गया है कि वे अपने टॉयलेट्स में सैनिटरी नैपकिन समेत जितने भी इससे संबंधित प्रोडक्ट हैं वो वहाँ पर उपलब्ध कराए जाएं। और इससे संबंधित एक मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन भी उपलब्ध कराया गया है जिसकी मदद से स्थानीय लाइब्रेरी या सामुदायिक केंद्र जैसे ऐसे जो निकटतम स्थान है उनका पता लगाया जा सके जहाँ पर ऐसे इससे संबंधित पीरियड से संबंधित प्रोडक्ट्स आसानी से लिए जा सके। और जो स्कॉटलैंड की सामाजिक न्याय मंत्री शोना रोबिसन है, उन्होंने ही इसके बारे में बताया, कहा कि इससे संबंधित जो उत्पाद है वो निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। ये जो है समानता और गरिमा के लिए क्या है? अहम है। और इससे इन उत्पादों तक पहुंच की वित्तीय बाधा दूर होती है। तो उम्मीद है ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसी से संबंधित आज का थंबनेल है। तो चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। 13 अगस्त का किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया? इसरो। यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पर जगह पाने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक बने प्रोफेसर रामधर सिंह। युवा संवाद इंडिया @ 2047 शुरू हुआ नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 39 1948 का संबंध कश्मीर विवाद का समाधान। किस राज्य सरकार द्वारा जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने के लिए लकी व्हील ऐप लॉन्च किया? केरला। किस देश के बीच भारत और किसके बीच द्विपक्षीय युद्धाभ्यास उदार शक्ति? तो मलेशिया के बीच। हाथियों के संबंध में बताना था। IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया। ठीक है, केवल कुछ नर एशियाई हाथियों के दांत होते हैं जबकि अफ्रीकी हाथियों में नर और मादा दोनों में होते हैं। सही है, अफ्रीकी हाथियों की 2 प्रजातियां होती हैं, सवाना और हाथी और वन हाथी सवाना। इसमें फर्स्ट एंड सेकंड राइट है क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ तक सही है, बाकी इधर का गलत है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। गुर्लेमो पार्वो रियोस और भारत पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया। अर्जेंटीना। किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लाजियन डी होनूर से सम्मानित किया जाएगा? शशि थरूर। तो आज का मैप में आपका आया था पश्चिम बंगाल आया था। पश्चिम बंगाल ये है, मणिपुर भी देख ही लीजिए, यहाँ पर है। असम आपका यहाँ है,
ये आपको ध्यान देना। और केरल और तमिलनाडु आया था चर्चा में, ये है केरल, ये है तमिलनाडु। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं और 1 मिनट। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको सेशन समझ आएगा, पसंद भी आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ लाइक करना मत भूला करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और नए व्यूअर्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो चलिए कल फिर मिलते हैं। आज तक का आपका 3 दिन का मैंने कवर कर दिया है। कल से फिर अपने कोशिश करेंगे कि एकदम टाइम पर रहें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।